तैयारी नेक्स्ट लेवल में आपका स्वागत है। भारत 360 डिग्री की क्लास में हम 7 फरवरी 2026 की महत्वपूर्ण घटनाओं और उनके पीछे के स्टैटिक जीके को विस्तार से समझेंगे। उसके बाद घटना चक्र करंट अफेयर्स 2025 का रिवीजन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्यूगो ज्वालामुखी विस्फोट। नमस्ते बच्चों, पहली स्लाइड देखिए। हाल ही में फरवरी 2026 की शुरुआत में ग्वाटेमाला के फ्यूगो ज्वालामुखी में एक भयानक विस्फोट हुआ। इसकी राख 15,000 फीट तक ऊपर गई। स्टैटिक जीके पॉइंट, इसे वोल्कैन डे फ्यूगो भी कहते हैं। ये एक स्ट्राटो वोल्केनो है जो दिखने में शंकु यानी कोन जैसा होता है। ये इलाका रिंग ऑफ फायर में आता है जहां दुनिया के 85% सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। विंटर ओलंपिक और टेनिस की उपलब्धि। अगली स्लाइड पर चलते हैं। विंटर ओलंपिक 2026 का आयोजन इटली के मिलान और कॉर्टिना शहरों में हो रहा है। खेलों के साथ साथ टेनिस में भी अच्छी खबर है। भारतीय खिलाड़ी युकी भाम्री एटीपी मेंस डबल्स में टॉप 20 में पहुंचने वाले दूसरे भारतीय बन गए हैं। याद रखिए, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी आईओसी का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के लॉजान में है। भारत की पहली हाइड्रोजन बस। छात्रों, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बड़ी खबर है। कोचीन एयरपोर्ट पर भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली बस शुरू की जा रही है। इसमें कोचीन एयरपोर्ट और बीपीसीएल मिलकर काम कर रहे हैं। खास बात, हाइड्रोजन बस से धुआं नहीं बल्कि केवल पानी H2O निकलता है, जो पर्यावरण के लिए बहुत अच्छा है। कोचीन एयरपोर्ट पहले से ही दुनिया का पहला पूरी तरह सौर ऊर्जा से चलने वाला हवाई अड्डा है। स्वच्छता और शिक्षा पुरस्कार। अब बात करते हैं कुछ सम्मानों की। ओडिशा के पारादीप पोर्ट को क्लीनेस्ट पोर्ट ऑफ द ईयर का पहला पुरस्कार मिला है। वहीं शिक्षा के क्षेत्र में रूबल नागी ने दुबई में ग्लोबल टीचर प्राइज जीता है। इन्होंने झुग्गी झोपड़ियों के बच्चों के लिए 800 से ज्यादा शिक्षण केंद्र बनाए हैं। सोडियम आयन बैटरी। आजकल हम लिथियम बैटरी के लिए चीन पर निर्भर हैं। उसका विकल्प अब सोडियम आयन बैटरी के रूप में आ रहा है। सोडियम हमें समुद्री नमक से मिल जाता है, इसलिए ये सस्ता है और लिथियम के मुकाबले ज़्यादा सुरक्षित है क्योंकि इसमें आग लगने का खतरा कम होता है। बैंकिंग और इकोनॉमी। बैंकिंग सेक्टर में त्रिपुरा ग्रामीण बैंक भारत का पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आरआरबी बन गया है, जिसने अपना रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। वहीं ग्लोबल लेवल पर वॉलमार्ट दुनिया की पहली ऐसी रिटेल कंपनी बन गई है जिसकी मार्केट वैल्यू $1 ट्रिलियन पहुंच गई है। भारत विस्तार एआई टूल। किसानों के लिए सरकार ने बजट 2026-27 में भारत विस्तार नाम का एक एआई टूल घोषित किया है। ये टूल किसानों को उनकी अपनी भाषा में मौसम और मिट्टी की जानकारी देगा। साथ ही एक चिंता की बात यह है कि लघु वनोपज जैसे शहद, बांस की सरकारी खरीद में 92% की गिरावट आई है। 3. केरल का एल्डरली बजट। केरल ने बुजुर्गों के सम्मान में देश का पहला वरिष्ठ नागरिक बजट पेश किया है। इसमें इनकम टैक्स छूट और स्वास्थ्य सुरक्षा के विशेष प्रावधान हैं। संविधान का अनुच्छेद 41 बुढ़ापे में सरकारी सहायता की बात करता है। केरल ने भारत टैक्सी नाम का ड्राइवरों के स्वामित्व वाला ऐप लॉन्च किया है। ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर प्लांट। मध्य प्रदेश के खंडवा में नर्मदा नदी पर विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट 600 मेगावाट अपनी पूरी क्षमता से चालू हो गया है। नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है और इसे एमपी की जीवन रेखा कहा जाता है। वहीं बिजली कंपनियों डिस्कॉम्स को इस साल काफी घाटा हुआ है। एडवेंचर और विरासत। आखिरी स्लाइड में देखिए, अरुणाचल प्रदेश की कबाक यानो दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट एकांकागुआ फतह करने वाली अपने राज्य की 5वीं महिला बन गई हैं। वहीं प्रसिद्ध ट्रैवल राइटर और पद्मश्री विजेता ह्यू गैंडजर का निधन हो गया है, जिन्हें उनकी यात्रा कहानियों के लिए हमेशा याद रखा जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड बहुत ही महत्वपूर्ण है। हाल ही में रक्षा मंत्री यानी डिफेंस मिनिस्टर की अध्यक्षता में डीएसी यानी रक्षा अधिग्रहण परिषद की एक बड़ी बैठक हुई है। इसमें भारतीय नौसेना के लिए राफेल मरीन डील और वायुसेना के लिए 114 नए लड़ाकू विमानों की खरीद पर चर्चा हुई है। अब थोड़ा इसके बैकग्राउंड को समझते हैं। डीएसी का गठन साल 2001 में कारगिल युद्ध के बाद किया गया था ताकि हथियारों की खरीद प्रक्रिया तेज हो सके। इसके अध्यक्ष हमेशा रक्षा मंत्री होते हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, डीएसी सिर्फ सिफारिश करती है। खरीदारी पर अंतिम मुहर सीसीएस यानी कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी लगाती है, जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों द्वारा कार्यवाहक डीजीपी नियुक्त करने पर चिंता जताई है, जो पुलिस रिफॉर्म्स के लिहाज से एक बड़ी खबर है। भारत जीसीसी मुक्त व्यापार समझौता। इस स्लाइड में हम इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करेंगे। भारत और खाड़ी सहयोग परिषद जीसीसी के बीच मुक्त व्यापार समझौते एफटीए को लेकर बातचीत आगे बढ़ी है और टर्म्स ऑफ रेफरेंस पर साइन हुए हैं। जीसीसी में कौन कौन से देश आते हैं? याद रखिए, बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर,
सऊदी अरब और यूएई। एफटीए का मतलब होता है कि इन देशों के बीच व्यापार पर टैक्स या ड्यूटी बहुत कम हो जाएगी। साथ ही भारत अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को बरकरार रखते हुए रूस और अमेरिका दोनों से तेल खरीदेगा ताकि हमारी ऊर्जा सुरक्षा बनी रहे। महत्वपूर्ण दिवस और भविष्य के लक्ष्य। छात्रों, इस स्लाइड के डेटा को आप कहीं नोट कर लें क्योंकि एग्जाम में टारगेट ईयर्स बहुत पूछे जाते हैं। 6 फरवरी, इस दिन को इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस फॉर एफजीएम के रूप में मनाया जाता है। इस साल की थीम है हर वॉइस हर फ्यूचर। ये सीधे तौर पर यूएन के एसडीजी गोल 5 यानी लैंगिक समानता से जुड़ा है। भारत के लक्ष्य 2025 फाइलेरिया मुक्त भारत, 2027 टीबी मुक्त भारत, 2030 कुपोषण मुक्त भारत और 5 एमएमटी ग्रीन हाइड्रोजन का लक्ष्य। 2035 भारत का अपना स्पेस स्टेशन। रैपिड फायर और आज का प्रश्न। चलिए अब कुछ क्विक अपडेट्स देखते हैं। विजिंजम पोर्ट, ये केरल में है और भारत का पहला डीप वाटर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बन रहा है। प्रो रेसलिंग 2026, इस लीग की विजेता टीम हरियाणा थंडर्स टीम बनी है। मणिपुर अपडेट, मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के साथ यूमनाम खेमचंद सिंह का नाम चर्चा में रहा है। स्पेस, प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी अंतरिक्ष में तेजी से बढ़ रही है। अब हम लोग घटना चक्र करंट अफेयर्स का डे 05 करने वाले हैं। तब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हमारी इकोनॉमी और पड़ोसी देशों के साथ रिश्तों की। आरबीआई ने 13 अक्टूबर 2025 को एक बहुत बड़ा निर्देश जारी किया है। अब भारत के बैंक ऑथराइज्ड डीलर्स नेपाल, भूटान और श्रीलंका के निवासियों को सीधे भारतीय रुपए यानी आईएनआर में लोन दे सकेंगे। इसके लिए फेमा 2018 के नियमों में संशोधन कर एक नया क्लॉज 7A जोड़ा गया है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि सीमा पार व्यापार यानी क्रॉस बॉर्डर ट्रेड आसान होगा और दुनिया भर में भारतीय रुपए की साख बढ़ेगी। अब बात करते हैं भारत के सबसे अमीर लोगों की। फोर्ब्स ने अक्टूबर 2025 की अपनी रिपोर्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में मुकेश अंबानी $105 बिलियन के साथ पहले स्थान पर हैं, जबकि गौतम अडानी $92 बिलियन के साथ दूसरे नंबर पर। एक बहुत जरूरी तथ्य, सावित्री जिंदल भारत की सबसे अमीर महिला बनी हुई हैं। खास बात यह है कि पिछले साल की तुलना में इन 100 अमीरों की कुल संपत्ति में 9% की बढ़त देखी गई है। अमीरों की एक और लिस्ट आई है, M3M हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2025। इसमें बताया गया है कि भारत में अब अरबपतियों की संख्या बढ़कर 350 हो गई है, जो पिछले 13 सालों में 6 गुना बढ़ी है। यहां भी मुकेश अंबानी और गौतम अडानी शीर्ष पर हैं और महिलाओं में रोशनी नाडर मल्होत्रा HCL का नाम प्रमुखता से है। ये दिखाता है कि भारत में धन का सृजन कितनी तेजी से हो रहा है। अब थोड़ा बैंकिंग कानूनों की तरफ ध्यान देते हैं। सरकार ने बैंकिंग विधि संशोधन अधिनियम 2025 लागू किया है। इसका मुख्य उद्देश्य बैंकिंग सिस्टम को आधुनिक बनाना और ग्राहकों यानी जमाकर्ताओं की सुरक्षा करना है। इसके लिए आरबीआई एक्ट 1934 और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 जैसे पुराने कानूनों में बदलाव किए गए हैं, जो 1 नवंबर 2025 से प्रभावी हो गए हैं। इस नए बैंकिंग कानून की सबसे काम की बात जो आपको जाननी चाहिए वो है नामांकन यानी नॉमिनी सुविधा। पहले आप शायद एक ही नॉमिनी रख सकते थे, लेकिन अब संशोधित धारा 45ZA के तहत एक बैंक अकाउंट में 4 नॉमिनी बनाए जा सकते हैं। आप उन्हें एक साथ या एक के बाद एक रूप से चुन सकते हैं। इससे भविष्य में अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स की समस्या बहुत कम हो जाएगी। चलिए अब एक गंभीर विषय पर आते हैं, वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2025। इसे यूएनडीपी और ऑक्सफर्ड ने मिलकर जारी किया है। इस बार की थीम गरीबी और जलवायु खतरे पर आधारित है। रिपोर्ट कहती है कि दुनिया में लगभग 1.148 बिलियन लोग गंभीर गरीबी में जी रहे हैं, जिनमें आधे से ज्यादा तो बच्चे ही हैं। अगर भारत की बात करें तो यहां स्थिति में काफी सुधार हुआ है। हमने 2005 से 2021 के बीच करीब 414 मिलियन लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है, जो एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। लेकिन चुनौती अभी भी बड़ी है। 2023 के अनुमान के मुताबिक भारत में अभी भी 235.74 मिलियन लोग गरीब हैं, जो दुनिया में किसी भी देश के मुकाबले सबसे अधिक संख्या है। विद्यार्थियों, परीक्षा में अक्सर एमपीआई की संरचना यानी स्ट्रक्चर पूछी जाती है। याद रखिएगा, इसके 3 आयाम हैं: स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। इन तीनों को बराबर यानी 1/3 वेटेज दिया जाता है।
इनके अंदर कुल 10 संकेतक जैसे पोषण, स्कूल में उपस्थिति, बिजली, पानी, घर आदि होते हैं, जिनके आधार पर गरीबी मापी जाती है। खेती किसानी के लिए सरकार ने 11 अक्टूबर 2025 को प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना शुरू की है। इसका सालाना बजट 24,000 करोड़ रुपए रखा गया है। इस योजना का लक्ष्य उन 100 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में कृषि उत्पादकता बढ़ाना है जहां अभी पैदावार कम है। PMDDKY के अंदर ही एक विशेष दलहन आत्मनिर्भरता मिशन भी शुरू किया गया है। सरकार चाहती है कि 2030-31 तक हम दालों के उत्पादन में पूरी तरह आत्मनिर्भर हो जाएं। इसके लिए एक बड़ा फैसला ये लिया गया है कि तूर, उड़द और मसूर की दाल को अगले 4 सालों तक MSP पर 100% खरीद की गारंटी दी जाएगी। डिजिटल इंडिया का असर अब मंडियों में भी दिख रहा है। ई-नाम प्लेटफॉर्म का विस्तार किया गया है। अक्टूबर 2025 में इसमें 9 नई वस्तुएं जैसे ग्रीन टी, लैवेंडर तेल, लेमन ग्रास तेल जोड़ी गई हैं। अब कुल 247 कृषि वस्तुओं का व्यापार ऑनलाइन हो सकेगा, जिससे किसानों को पूरे देश का बाजार वन नेशन वन मार्केट घर बैठे मिल जाएगा। अब देखते हैं रबी फसलों की नई MSP 2026-27। गेहूं की MSP अब 2,425 रुपीस कर दी गई है, यानी 150 रुपए की बढ़ोतरी। सबसे ज्यादा बढ़ोतरी सरसों और कुसुम यानी सैफ फ्लावर में 600 रुपए की हुई है, जिससे इनकी नई कीमत क्रमशः 6,200 रुपीस और 6,540 रुपीस हो गई है। ये किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में एक ठोस कदम है। तो दोस्तों, हमने फाइनेंस, बैंकिंग, सामाजिक मुद्दों और कृषि से जुड़ी कई अहम बातें सीखीं। चाहे वो बैंक अकाउंट में 4 नॉमिनी की सुविधा हो या दालों में आत्मनिर्भरता का लक्ष्य, ये सभी आपकी परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं PM स्वनिधि योजना के पुनर्गठन की। ये योजना हमारे रेहड़ी पटरी वाले भाई बहनों के लिए शुरू की गई थी। इसके तहत कुछ बड़े बदलाव हुए हैं। सबसे पहले इसकी समय सीमा को बढ़ाकर 31 मार्च 2030 कर दिया गया है। सरकार ने इसके लिए 7,332 करोड़ रुपए का भारी बजट रखा है। अब लक्ष्य 1.15 करोड़ लाभार्थियों तक पहुंचना है, जिसमें 50 लाख नए लोगों को जोड़ा जाएगा। खास बात यह है कि डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए 1,600 रुपए तक का कैशबैक भी दिया जा रहा है। अगली स्लाइड बहुत ही ऐतिहासिक है। आयकर अधिनियम 2025। सरकार ने 1961 के पुराने और जटिल कानून को बदलकर अब इसे बहुत सरल बना दिया है। ये 1 अप्रैल 2026 से पूरी तरह प्रभावी होगा। पुराने कानून में 800 से ज्यादा धाराएं थीं, जिन्हें घटाकर अब सिर्फ 536 कर दिया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य टैक्स सिस्टम को पारदर्शी, डिजिटल और करदाता अनुकूल बनाना है। आयकर अधिनियम के कुछ और मुख्य प्रावधानों को देखिए। सबसे बड़ा बदलाव यह है कि अब निर्धारण वर्ष यानी असेसमेंट ईयर की अवधारणा को खत्म कर दिया गया है। अब सिर्फ टैक्स ईयर शब्द का इस्तेमाल होगा, जो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलेगा। TDS सुधार, सेक्शन 393। अब TDS से जुड़े सभी नियम एक ही जगह यानी सेक्शन 393 में समेकित कर दिए गए हैं, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। साथ ही सेक्शन 532 के तहत सरकार की जवाबदेही और पारदर्शिता को और सख्त किया गया है। अब चलते हैं GST परिषद की 56th बैठक की ओर। इसमें आम आदमी को बड़ी राहत दी गई है। सबसे बड़ी खबर, हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर अब कोई GST नहीं लगेगा। इसे पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है। कैंसर की दवाइयों पर GST 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। कार सीटों और नमकीन, भुजिया जैसे स्नैक्स पर भी दरों में कटौती की गई है। ये सभी फैसले 22 सितंबर 2025 से लागू माने जाएंगे। विद्यार्थियों, PM जनधन योजना को सफलतापूर्वक 11 साल पूरे हो गए हैं। इसके आंकड़े बहुत प्रभावशाली हैं। अगस्त 2025 तक कुल 56.16 करोड़ खाते खुल चुके हैं। इन खातों में ₹2.67 लाख करोड़ से ज्यादा की राशि जमा है। इस योजना में महिलाओं की भागीदारी 55.7% है, जो महिला सशक्तिकरण की एक बेहतरीन मिसाल है। अब लक्ष्य हर परिवार से आगे बढ़कर हर वयस्क यानी एवरी अडल्ट को बैंकिंग सुविधा देना है। बेरोजगारी से लड़ने के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना शुरू की है। ये एक रोजगार प्रोत्साहन योजना है, जिसका बजट ₹2 लाख करोड़ है। इसका लक्ष्य अगले 2 सालों में 3.5 करोड़ युवाओं के लिए रोजगार पैदा करना है। स्कीम ए पहली बार नौकरी ज्वाइन करने वाले युवाओं, EPFO रजिस्टर्ड युवाओं के लिए है। स्कीम बी ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एक्स्ट्रा जॉब्स क्रिएट करने वाले मालिकों को प्रोत्साहन देगी। अब बात करते हैं SDG 2025 की रिपोर्ट की।
भारत ने कई मोर्चों पर शानदार प्रगति की है। गरीबी का अनुपात 21.9% से घटकर 14.96% रह गया है। स्वच्छ ऊर्जा की हिस्सेदारी अब 22.13% तक पहुंच गई है। कृषि उत्पादकता में भी बड़ी बढ़ोतरी हुई है। प्रति श्रमिक मूल्य संवर्धन ₹94,110 तक पहुंच गया है। स्लाइड 8। पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें तो वहां भी प्रगति बहुत संतुलित है। मिजोरम का हनहथियाल डिस्ट्रिक्ट इस इंडेक्स में टॉप पर है। सिक्किम ने भी अपने सभी डिस्ट्रिक्ट्स में तीव्र विकास दिखाया है। सबसे अच्छी बात यह है कि कोई भी डिस्ट्रिक्ट अब आकांक्षी यानी पिछड़ी श्रेणी में नहीं है। निवेशकों के लिए एक जरूरी बात, धारा 54 EC और इरेडा बॉन्ड्स। अब IRDA के बॉन्ड्स में निवेश करने पर आपको दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ पर टैक्स की छूट मिलेगी। आप एक साल में मैक्सिमम 50 लाख रुपीस तक निवेश कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, इसमें 5 ईयर का लॉक इन पीरियड है, यानी उससे पहले आप पैसे नहीं निकाल सकते। भारत की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत अच्छी खबर, S&P सॉवरेन रेटिंग अपग्रेड। रेटिंग एजेंसी S&P ने 18 साल के लंबे अंतराल के बाद भारत की रेटिंग को BBB- से बढ़ाकर BBB कर दिया है। इसके मुख्य कारण भारत की मजबूत 8.8% की औसत वृद्धि दर और सरकारी ऋण में सुधार हैं। सबसे पहले बात करते हैं भारत की आर्थिक वृद्धि यानी GDP ग्रोथ और विदेशी निवेश यानी FDI की। GDP ग्रोथ भारत के लिए बहुत गर्व की बात है कि फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में हमारी वास्तविक वृद्धि 6.5% रही है, जो दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं मेजर इकोनॉमीज में सबसे अधिक है। यहां तक कि UN का अनुमान है कि 2026-27 में भी हम 6.3 से 6.4% की मजबूत रफ्तार से बढ़ेंगे। FDI जब विदेशी कंपनियां भारत में पैसा लगाती हैं तो उसे FDI कहते हैं। कहां से आ रहा है पैसा? सबसे ज्यादा निवेश सिंगापुर से आया है 29.87%, उसके बाद मॉरिशस और फिर अमेरिका का नंबर है। किन क्षेत्रों में? सबसे ज्यादा पैसा सेवा क्षेत्र 18.69% और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर 15.62% में आ रहा है। ये दिखाता है कि दुनिया को भारत की IT और सर्विस स्किल्स पर कितना भरोसा है। अब अगली स्लाइड पर चलते हैं, जहां हम भारत के व्यापार और विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेक्स रिजर्व्स की बात करेंगे। फॉरेक्स रिजर्व्स विद्यार्थियों, इसे आप देश की बचत यानी पिगी बैंक समझ सकते हैं। 20 जून 2025 तक